पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडपा मास्टर के पास आ चुका था, जहां वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है क्योंकि ग्रैंडपा चाह रहा था कि वो पिंगान और निंगिया दोनों की जान ले ले। लेकिन मास्टर ने उसे आकर रोक लिया था, तो ग्रैंडपा उनके साथ ही लड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन वो वहां पर मास्टर का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। बिगाड़ने की तो दूर की बात थी, वो तो उन्हें टच तक नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसे उसकी औकात पता चल चुकी थी। उसी के साथ साथ मास्टर ने पिंगान को ये भी बताया था कि लिन की हालत सही हो चुकी है, किसी ने उसे दवा ला कर दी, जिस वजह से कुछ दिनों के अंदर लिन ठीक हो जाएगा। तो वहीं जुआन जो था, जब वो अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी दादी की जान ले ली है। बहुत ही बुरी तरीके से उसकी दादी को किसी ने मार दिया। इस चीज को जानकर जुआन इतना ज्यादा भड़क जाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही जुआन ने अपनी दादी को घर के बरामदे में देखा था, वो एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है, लैंग उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा गुस्सा ना बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या पता तुम्हारी दादी के अंदर अभी आखिरी सांसें बची हो। मैं चेक करके बताऊंगा, तब तुम्हें कुछ करना हो तो करना। इसलिए गुस्से में ही सही, लेकिन जुआन वहां पर रुक जाता है और लैंग अंदर जाकर उसकी दादी को चेक करने लग गया था, जिसे इतना बुरी तरीके से मारा गया था कि उसका धड़ एक तरफ होता है और उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़कर पीछे आ गई थी। और इस चीज को चेक करके लैंग वहां पर बता देता है कि अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी दादी की जान जा चुकी है, कोई सांस नहीं बची उनके अंदर। जुआन वहीं पर हाथ पर पटकने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दादी ने किसी का क्या ही बिगाड़ा था जो उसकी इतनी बुरी तरीके से जान ले ली गई। जिसने भी ये लिया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैंग जो था वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और यहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए मास्टर से कह रहा था कि ये मैटर ना अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं यहाँ पर जो चीज करने वाला हूँ ना, उम्मीद है कि आप मुझे ये करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस चीज से जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर में असर हो सकता है। तो आप प्लीज मुझे ये काम करने से मत रोकना। इसके बाद लैंग ने वहां पर अपनी स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा पावर बाहर निकालने लग गया था, जिस वजह से वहां पर तूफान आने लगता है। पूरा मौसम ही बदल चुका था और आसमान के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी जमीन पे आकर गिरती है। वो रोशनी एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर की स्पिरिट को लेकर आई हुई थी, जो कि असल में लैंग के ही सेट का एक इमॉर्टल सोल्जर माना जाता है। इस सोल्जर का काम ये होता है कि वो किसी भी जो मर जाता है इंसान, उसकी सोल को पकड़ता है और उसे आफ्टर लाइफ में ले जाता है। यही काम था इस सोल का। तो यहाँ पर लैंग ने उसी सोल को यहाँ पर बुला लिया होता है। वो सोल वहां पर आने के बाद लैंग से कह रहा था कि आपने मुझे क्यों बुलाया, यहाँ पर क्या काम है आपको। तब लैंग कहता है कि तुम्हें जो सामने बुढ़िया दिख रही है ना, ये हाल फिलहाल ही मरी है, इसकी सोल अभी इसके अंदर से निकली होगी, तो तुम एक काम करो, उसकी सोल को अपने कंट्रोल में ले लो, ताकि हो सकता है कि तुम बाद में उसकी सोल का इस्तेमाल करते हुए इसे एक वापस से रीइंकार्नेट कर पाओगे, जिस वजह से जुआन की दादी को अगला जन्म मिल सकता है। तो यहाँ पर वो जो सोल आई थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया की जो सोल होती है उसे अपने कब्जे में कैप्चर कर लेता है, ताकि उसे बाद में वापस से जो आफ्टर लाइफ के बाद रीइंकार्नेशन का प्रोसेस होगा वो करवा सके। दूसरी तरफ हम निंगिया और पिंगान को देखते हैं, जहाँ पर निंगिया अभी भी पिंगान को अपने कंधे पे बिठाकर भाग रही थी। वो बहुत ज्यादा थकी होती है, लेकिन तब भी वो पिंगान को कंधे पर उठाए हुए थी। लेकिन तब यहाँ पर निंगिया की फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे पिंगान का चेहरा दिखाकर कहती है शैडो की मदद से कि देखो यहाँ पर पिंगान तो जागा हुआ है, फिर तुम क्यों उसे ऐसे उठाकर लेके जा रही हो। ये देखकर तो निंगिया भी हैरान रह जाती है और पिंगान को वहाँ पर पटकते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ यहाँ पर धोखेबाजी की, तुम जागे हुए थे ना, तब भी तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें कंधे पे उठा के लेके जाऊँ। पिंगान कहता है अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस अभी भी जागा हूँ, मैं पहले थोड़ी ना जागा था, मैं तो कब से बेहोश ही था। लेकिन निंगिया समझ चुकी थी कि ये पिंगान काफी टाइम से जागा हुआ था, बस ये फायदा उठा रहा था ताकि मैं उसे उठा कर ले चलूं। इसलिए वो पिंगान से कह देती कि अब मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी, अब से तुम्हें यहाँ पर पैदल ही चलना है, बहुत फायदा उठा लिया तुमने मेरा। बेचारा पिंगान यहाँ पर निंगिया को समझा रहा होता है, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है और अजीब सा महसूस होते साथ ही उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वापस से बेहोश हो चुका था। निंगिया ये देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि इस बार सच का पिंगान बेहोश हो गया था। इसलिए निंगिया दोबारा से पिंगान को कंधे पे उठा लेती है और उसे वहां से ले जाने लग गई थी, क्योंकि इस बार तो पिंगान नाटक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जुआन के पास एक बिल्ली आती है जो उसका हाथ को स्मेल कर रही थी। ये बिल्ली ना काफी टाइम से जुआन के घर पे ही रहा करती थी, तो उसने यहाँ पर स्मेल पहचान ली थी कि कौन कुछ देर पहले यहाँ पर आया था जिसने जुआन की दादी की ऐसी हालत की है। जिसके बाद लैंग जो होता है वो यहाँ पर जुआन को बता रहा था कि जुआन, इस सोल ने मुझे बताया ना कि तुम्हारी जो दादी है उसने अपने लाइफ में बहुत सारे कांड किए हैं, इतने बड़े बड़े उसने गुनाह
गुनाह किए हैं जिसकी उसे माफी नहीं मिल सकती, इसलिए आफ्टर लाइफ में जाने के बाद उससे जो रीइंकार्नेशन मिलेगा ये नहीं हो सकता, इसलिए मुझे माफ करना, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर जुआन एकदम गुस्सा हो चुका था कि तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे अब यहाँ पर बदला लेने से मत रोकना। जिसने भी मेरी दादी का ऐसा हाल किया है ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। लैंग वहाँ पर उस सोल से कह रहा था कि आपका काम हो गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर आकर हमारी मदद की। इसलिए वो सोल वहाँ से अब जा चुकी थी। उसके जाने के बाद जुआन अपनी दादी के पास आता है और उसे मरा हुआ देखकर वो एकदम ज्यादा अफसोस कर रहा था कि मेरी दादी को क्या हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि हम इस टाउन से चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं मानी और उसी की सजा आज उसे यहाँ पर मिली है। वो लैंग से पूछता है कि क्या तुम बस मुझे इतना बता सकते हो कि किसने मेरी दादी की जान ली है? अगर तुम इतना बता दोगे तो आगे का सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लैंग कहता है मैं इतना बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि जैसे तुम्हारी दादी ने दरवाजा खोला ना, तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होगा जिसने इतना घसीट के तुम्हारी दादी को थप्पड़ मारा कि उसकी पूरी गर्दन टूट कर पीछे मुड़ गई। जो भी वो इंसान होगा उसके पास किसी न किसी तरह की तो स्पिरिचुअल पावर होगी, वरना नॉर्मल इंसान इतना जोर से थप्पड़ नहीं मार सकता। लेकिन मुझे लगता है ना कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा कर्मा है जो तुम्हारा यहाँ पर गेम बिगाड़ गया। तुम यहाँ पर मारना चाहते थे पिंगान को, लेकिन तुम्हें उसका कर्मा की वजह से जवाब मिला कि तुम्हारी दादी की यहाँ जान चली गई। तुम्हारी दादी की जान जाने में किसी और की गलती नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की गलती है। अगर तुम बिला वजह पिंगान की जान लेने की कोशिश नहीं करते तो तुम्हारी दादी भी हो सकता है कि जिंदा रह जाती। जुआन को एकदम ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अच्छा तो मैंने ही अपनी दादी को मार दिया, सब में मेरी ही गलती है। चलो कि मैंने यहाँ पर किसी को मारने की कोशिश की थी, चलो मान लिया पिंगान को ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे मारा तो नहीं ना, पर किसी और ने यहाँ पर मेरी दादी की जान ले ली, तो क्या उसने सही किया? जान का बदला जान नहीं होता है तो क्या होता है? जिसने भी मेरी दादी को मारा है तो अब मैं यहाँ पर उससे बदला भी नहीं ले सकता हूँ क्या? तुम यहाँ पर मुझे कर्मा का पाठ पढ़ा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते। जिसने मेरी दादी को मारा है उससे बदला लेने में तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ और जिसने ऐसा काम किया होगा मैं उसकी जान ले लूंगा। लैंग कहता है देखो जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद यहाँ पर अब तक के 100 से ज्यादा लोगों की जान ली होगी, लेकिन मैं बिला वजह किसी की जान नहीं लेता। जो लोग मरना डिजर्व करते हैं मैं उनकी ही जान लेता। तुम अगर बिला वजह एक भी जान लेने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पर बैकफायर करेगा। जब कर्मा का जो बैकफायर होगा उसे झेलने की ताकत तुम्हारे अंदर बाकी है तो तुम जाकर किसकी भी जान ले सकते हो, तुम्हारे पर कोई रोक टोक नहीं है। तो जाओ, तुम्हारा जिसको मन करे उसको मार डालो। ये सुनकर जुआन एकदम ज्यादा भड़क चुका था और वो उस बिल्ली को इशारा करते हुए कहता है कि बिल्ली ले चल मुझे वहाँ पर, तुझे जिसके ऊपर भी शक हो ना कि जिसने मेरी दादी को मारा है मैं उसके पास ले जा, मैं उसकी जान ले लूंगा। इसके बाद हम बाजार में एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ एक सिपाही भी मौजूद था। उस लड़की के पास कुछ डब्बा होता है, वो उसे लेकर बड़े आराम से घूम रही थी और वो जो बिल्ली थी वो इसी लड़की की तरफ इशारा कर रही होती कि इसने ही यहाँ पर घर में घुसकर उसकी दादी की जान ली है। तो जुआन भी यहाँ पर उस लड़की का पीछा करने लग गया था, बिना किसी सबूत को निकाले, बिना किसी चीज को निकाले, बस बिल्ली के इशारा करने पर वो यहाँ पर इस लड़की का पीछा कर रहा था ताकि वो इसे ही मार डालेगा, इस शक के बिना पर कि हो सकता है इसने ही उसकी दादी की जान ली होगी। तो वो सबसे पहले उस लड़की के सिपाही के पास आता है और एक ही पंच के अंदर वो उसकी हालत खराब कर देता है। वो लड़की यहाँ पर खुद के बचाव में जुआन की तरफ अपनी स्वॉर्ड करती है, लेकिन जुआन ने अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, जिस वजह से उसके हाथ से खून तो निकल रहा होता है लेकिन उसके सर पे खून सवार हो चुका था अपनी दादी की जान का बदला लेने का। तो वो कुत्ते की तरह उस लड़की को मारता है, इतना मारता है कि वो लड़की खून में नहा चुकी थी। बहुत ही बुरी तरीके से वो उसे मार रहा था और मार मार के पूछ रहा था कि तूने मेरी दादी की जान क्यों ली। वो लड़की कहती है कि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ और इस गांव का रूल है कि कोई आउटसाइडर किसी की जान लेता है तो उसे उसी टाइम गांव से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं अभी तक गांव में मौजूद हूँ, इसका मतलब मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा था, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। तुम्हें जिस चीज का सबूत चाहिए होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जुआन सुनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो इतना मारता है कि ऐसा लग रहा था वो लड़की अब यहाँ पर मर ही जाएगी। मार मार कर तो उसने उसे अधमरा कर दिया था और ये सारी चीज दूर खड़ा होकर लैंग देख रहा था। वो उसे रोक ही नहीं रहा होता है क्योंकि रोक कर मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुआन ने खुद ही डिसाइड किया है कि अगर उसने किसी की जान ली तो वो कर्मा का जो बैकफायर होगा उसे झेलने के लिए वो तैयार है। जिसके बाद जुआन इतनी जोर से वहाँ पर उस लड़की का गला दबा देता है कि ऐसा लग रहा था वो लड़की अब यहाँ पर मर चुकी है। जुआन ने यहाँ पर बस शक की बिना पर उस लड़की की जान ले ली। दूसरी तरफ हम निंगियाओ को देखते हैं जो पिंगान को अपनी पीठ पे उठाए हुए उसी डॉक्टर के पास आती है जिसने बचपन में यहाँ पर पिंगान को ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाई थी। निंगियाओ यहाँ पर पिंगान को लाई हुई थी ताकि डॉक्टर पिंगान का इलाज कर सके जिससे वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वहाँ पर निंगियाओ से कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, तुम डायरेक्ट घुसी चली आ रही हो, वो भी किसी को कंधे पे उठाए हुए। निंगियाओ कहती है मैं यहाँ पर मैनर वगैरह सीखने के लिए नहीं आई, बस यहाँ पर पिंगान की जान बचानी है, तो आप पहले वो काम करो, जान बचाने से बढ़कर कोई काम नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर कहता है कि अगर इस पिंगान को दर्द हो रहा है तो दर्द उसे सहने दो क्योंकि इसकी जिंदगी ही दर्द से भरी हुई है और दर्द सह लेगा तो क्या होगा, वैसे भी इसका जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल लूजर है,
इसके पास कुछ नहीं, ना ही इसके पास अभी तक की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका जिंदा रहकर भी क्या फायदा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इसका कुछ नहीं कर पाओगे जब तक कि इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसे तो खुद ही डूबकर पानी में मर जाना चाहिए कि एक लड़की उसे उठाकर यहाँ तक लाई है। इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो खुद के दम पर खड़ा होकर यहाँ पर आ सके। इससे शर्म की बात इसके लिए क्या ही होगी। डॉक्टर तो बस यहाँ पर पिंगान को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो आखिरकार निंगे उसे कह रहे थे कि जाओ बिठा दो इसे टेबल पे, देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है इसका। वो पिंगान से वहाँ पर कह रहा था कि आखिर तुम्हें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। हमेशा तुम इसी तरह की मुसीबत में पड़ते रहोगे और कोई लड़की तुम्हें हमेशा बचाने के लिए आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। निंगे और डॉक्टर से कहती कि डॉक्टर आप ना इसे बाद में डांट लेना, इससे अच्छे से सबक सिखा लेना, लेकिन पहले इसकी जान तो बचाइए। कहीं आपकी डांट सुनते सुनते ये मर गया तो अच्छी बात नहीं है ना। जिस पर डॉक्टर कहता है ठीक है समझ गया, तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही परवाह है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को मेडिटेशन स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो डॉक्टर वहाँ पर पिंगान से कह रहा होता है कि जो मैंने तुम्हें ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाई है ना, उसका इस्तेमाल करो और जैसा मैं धीरे धीरे करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स देते जाना। जितना तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा रिकवर होगी और तुम खुद को अच्छा महसूस कर पाओगे। इसलिए पिंगान वहीं पर लेट जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो कि स्पिरिचुअल ऑरा होता है, और ये यहाँ पर पिंगान को पूरी तरह से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखकर निंगे भी हैरान हो जाती है कि अरे वाह, पिंगान के अंदर तो काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। ये किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर से रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पर निंगे से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जो सिटी है उसके अंदर जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसमें अभी तक के कितने ज्यादा वर्ड्स लिखा चुके हैं, मुझे उन वर्ड्स की जानकारी चाहिए। इस चीज को सुनकर निंगे अभी हैरान रह जाती है और वो उन्हीं वर्ड्स को याद करने की कोशिश करने लगती है कि उस पहाड़ के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे होंगे। और ये शायद पहाड़ वही था जिस पहाड़ के ऊपर हमने एपिसोड 1 के अंदर पिंगान को देखा था, जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और अकेले ही डीमंस का मुकाबला कर रहा था। वैसा ही पहाड़ ये यहाँ पर लग रहा होता है जिसके ऊपर कई सारे लेटर वगैरह लिखे हुए थे। निंगे बताती है कि उस पहाड़ पे अभी तक के टोटल 18 लेटर लिखा चुके हैं। डॉक्टर वहाँ पर निंगे से पूछ रहा था कि मुझे ये बताओ कि शुरुआत के जो 6 लेटर हैं उनके बाद जो लेटर वगैरह लिखे हुए हैं 18 तक के, उनका क्या मतलब बनता है। तो निंगे उन्हें यहाँ पर कुछ मतलब बता रही थी, जैसे कि स्वॉर्ड ऑफ की लिखा होता है और अलग अलग तरह की चीजें वहाँ पर लिखी हुई थी। उन सब चीजों को ही वो वहाँ पर बता रही थी। मास्टर वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अभी तक के उस पहाड़ के ऊपर नहीं लिखा गया, क्योंकि जो भी यहाँ पर डीमन को मारता है या फिर बहुत ही कमाल के ड्रैगन वगैरह को किल करता है, उनका ही नाम उस पहाड़ के ऊपर लिखा जाता है, जो कि अभी तक के तुमने नहीं किया। अगर तुम आगे चलकर बहुत ही पावरफुल ड्रैगन या फिर डीमन की आर्मी से मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करती हो, तभी तुम्हारा नाम उस पहाड़ के ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लेजेंडरी लोगों का नाम लिखा जाता है और या फिर कोई लेजेंडरी टेक्निक वगैरह हो गई तो उनका ही नाम लिखा जाता है। नहीं क्या कहते कि डॉक्टर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप इतनी ज्यादा जानकारी मेरे टाउन के बारे में कैसे रख सकते हैं, जबकि आप तो यहीं पर रहते हैं और आपको इतनी जानकारी है कि जितना भी मेरे टाउन वाले को उस पहाड़ के बारे में नहीं होगी। डॉक्टर बताता है कि तुम नहीं समझोगी, ये बात करीब कुछ साल पहले की है। एक आदमी था जो कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को अपनी किताबों में लिखा करता था। उसने कई सारी कल्टीवेशन से जुड़ी चीजें भी लिखी और तुम्हारे टाउन के बारे में भी काफी कुछ लिखा, क्योंकि वो तुम्हारे टाउन से ही आता था। लेकिन जब वो हमारे इस गांव से गुजर रहा था तो वहां पर उसकी जान चली गई और यहाँ पर आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो उसकी जो बुक थी उसके पास, उस बुक को मैंने रख लिया। इसी बुक की मदद से मुझे तुम्हारे टाउन के बारे में इतनी सारी चीजें पता है। तभी पिंगान की बॉडी के अंदर से और ज्यादा ऑरा बाहर फेंकने लग जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करते हुए रिकवर खुद को करते जा रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर निंगे भी हैरान रह जाती कि अरे वाह, क्या कमाल की टेक्निक डॉक्टर ने यहाँ पर पिंगान के ऊपर इस्तेमाल की है। डॉक्टर वहाँ पर निंगे से कह रहा था कि मैं अगर तुमसे एक सवाल पूछूं कि अगर किसी बंदे के अंदर या फिर कोई बंदी भी हो सकती है, उसके दिल की कोई बात हो जो वो खुद मुंह से ना कहना चाह रहा हो, तब भी क्या तुम इस चीज को समझ सकती हो। निंगे थोड़ा सा शर्माती है लेकिन वो उस चीज का जवाब नहीं देती। लेकिन तब वहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मत जवाब दो, मुझे अभी इसका जवाब चाहिए भी नहीं। इसके बाद वो डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए निंगे को भी जितनी चोटें लगी थी उससे भी ठीक करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर भी वो वही मेथड का इस्तेमाल करता है जैसा कि वो पिंगान के ऊपर कर रहा था। इस वजह से निंगे के अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। दोनों अब यहाँ पर खुद को रिकवर करने में लग चुके थे। दूसरी तरफ हम गुआंग को देखते हैं जिसके पास दाली डायनेस्टी से एक लेटर आया हुआ था। उस लेटर को वो ब्रदर सॉन्ग को देते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ के प्रिंस होने वाले हो ना हमारी दाली डायनेस्टी के, तो जरा तुम ही खोल के इस लेटर को पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्रदर सॉन्ग जैसे उस लेटर को पढ़ता है उसे पता चलता है कि 3 दिन के अंदर उसे जल्द से जल्द दाली डायनेस्टी के अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि जो काम वो उसे करना है उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। 3 दिन के अंदर वो काम पूरा करना होगा। ब्रदर सॉन्ग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये कौन सा काम है जिसे 3 दिन के अंदर करना है, मुझे तो इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जिस पर गुआन कहता है कि तुम ना एक बहुत ही बड़े और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस का जो गेम होता है
उसके अंदर के एक अभी पियादे हो। तुम्हें खेल समझते समझते ही किंग तक के जाना पड़ेगा, तो खुद का दिमाग खुला रखो, अपने आप ही सब कुछ समझते जाओगे। इसके बाद वो अपने कई सारे सिपाहियों को वहाँ पर बुलाकर उन सभी से कह देता है कि हमारे साथियों को जितने भी होंगे उन सभी को खबर कर दो इस लेटर के बारे में। लेकिन वो लेटर क्या था और ब्रदर सॉन्ग को अब कौन सा काम करना है इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम मिस जू की घोड़ा गाड़ी को देखते हैं, जिसके अंदर वही लन का जो आर्मर था वो रखा हुआ था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था शायद ये लोग टाउन से जा रहे हैं, जो पिंगान का गांव है उसी गांव से, इसलिए ये लोग घोड़ा गाड़ी में डालकर उस आर्मर को ले जा रहे थे। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जो अपने दादी की कब्र के पास आता है और उनसे कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ लन के साथ उसके सेक्ट में इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पर भी रहूंगा आपको हमेशा याद रखूंगा और खुद का मैं ख्याल रख सकता हूँ, आप जहाँ पर भी रहना वहाँ पर एकदम सुकून से रहना। जुआन यहाँ पर लैंग से कह रहा था कि आखिर हमारे टाउन से अब सारे के सारे आउटसाइडर लोग जा क्यों रहे हैं, ज्यादातर जो है वो सबके सब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर लैंग कहता है कि जितने भी आउटसाइडर होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर आते हैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और अपॉर्चुनिटी मिलते साथ ही वो लोग अपना यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो भी आउटसाइडर अपना टारगेट पूरा कर चुके होंगे तो वो सब के सब यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। जिसके बाद हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसके ऊपर बिल्ली ने शक किया था कि उसने जुआन की दादी को मार दिया, तो वो लड़की अभी भी जिंदा होती है क्योंकि जुआन ने उस लड़की को नहीं मारा था। वो दोबारा से कर्मा का बैकफायर नहीं झेल सकता था, एक बार कर्मा का बैकफायर तो उसकी दादी की जान ले चुका है, तो अगली बार का उसे वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये जुआन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उस लड़की की जान बख्श दी थी। दूसरी तरफ हम वहाँ पर ग्रैंडपा की पोती को देखते हैं, वो भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो कह रही थी कि मेरे ग्रैंडपा भी जल्दी आते ही होंगे, क्या पता वो रास्ते में ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी ग्रैंडपा को देखते हैं जो जंगल के बीच आ चुका था। उसे यहाँ पर कुछ खास चीज मिली नहीं थी, तो वो सोच रहा था कि वो यहाँ के टाउन से जो एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल माउंटेन है उसे ही उठाकर ले जाएगा। तो वो अपने अंदर से अपने एप स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है ताकि वो एप स्पिरिट यहाँ से सीधा एक माउंटेन ही उठाकर ले जाए। कुछ मिला नहीं तो भाई सब माउंटेन ही उठाकर ले जा रहा था। वो एप स्पिरिट यहाँ पर इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आसानी से यहाँ पर बस एक ही हाथ से पकड़ते हुए पूरी माउंटेन को जमीन से उखाड़ कर बाहर कर देती है। इतनी ज्यादा खतरनाक वो यहाँ पर एप स्पिरिट थी। लेकिन जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा खुश होते हुए जा ही रहा था कि चलो माउंटेन तो मिला, लेकिन उसके जाने से पहले वहाँ पर मास्टर पहुंच जाते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर उस एप स्पिरिट पे डालने लगते हैं। इस वजह से तो उस एप स्पिरिट की हालत खराब हो गई थी। ग्रैंडपा वहाँ पर मास्टर से कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर किसी की जान नहीं ले रहा ना, कोई चीज मुझे पसंद आ गई मैं उसे ले जा रहा हूँ, तो ये तो कम से कम ले जाने दो। मास्टर कहते हैं यहाँ पर कोई चीज लावारिस नहीं पड़ी हुई, तुम यहाँ की कोई चीज नहीं ले जा सकते, इसे रख कर जाओ वरना यहाँ पर मेरा दिमाग फिरा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एप स्पिरिट वहाँ पर कहती है नहीं छोड़ूंगा, इसे लेकर जाऊंगा, क्या उखाड़ लोगे तुम। ये सुनकर मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ही लात मारकर उस एप स्पिरिट का मुंह ही ढीला कर देते हैं। जिसके बाद मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस माउंटेन को उसकी जगह पर वापस रख दिया था ताकि ये माउंटेन हमेशा यहीं पर रहे और कोई उसे दूसरा ले जा ना सके। वो एप स्पिरिट यहाँ पर मास्टर से कह दे कि मास्टर तुझे क्या लगता है कि हर बार तू मुझे हरा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तूने बहुत यहाँ पर मेरे ऊपर ऑर्डर चला लिया, जाते जाते मैं यहाँ पर तेरी ही जान लेकर जाऊंगा, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो मास्टर के ऊपर घसीट कर एक पंच मारने वाला था, लेकिन मास्टर उल्टा एक ही लात मारकर उसे बहुत दूर उड़ा देते हैं और ऐसा लग रहा था कि एक ही लात के अंदर उस एप स्पिरिट का अंचर पंचर ढीला हो गया, वो तो उड़ भी नहीं पा रहा होता है। मास्टर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता था और ज्यादा प्रेशर उस एप स्पिरिट पर लगाने लगते हैं। इस वजह से तो एप स्पिरिट की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि एप स्पिरिट का वहां पर खेल ही खत्म हो गया, वो मर गई, क्योंकि उसके अंदर से अब कोई हरकत ही नहीं हो रही थी जिसकी मदद से वो एप स्पिरिट पता लगा सके कि वो जिंदा है कि मर गया। मास्टर वहां पर पूरे गुस्से के साथ उस ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं कि शुक्र मना कि अभी मेरा ये टाइम चल रहा है, अगर यहाँ पर मेरी जवानी का टाइम चल रहा होता और मैं करीब करीब 60 साल और पहले के टाइम पे पहुंच पाता ना, तो इस तेरी हरकत की वजह से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता कि मैं तेरी तो जान ले लेता, उसी के साथ साथ तेरा तो ज़ेंगियन माउंटेन ना उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता। तो शुक्र मान के अभी मैं उतना ज्यादा गुस्से में नहीं रहता और बस यहाँ पर तुझे थोड़ी सी सजा देकर तेरा गुस्सा शांत कर दिया। मानना पड़ेगा मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। जो सीन दिखाती है ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।